हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 ऐसे रासायनिक समीकरण जो बोर्ड पेपर में लगातार पूछे गए हैं। 2020 से 2026 तक प्रत्येक वर्ष एक समीकरण पूछे गए हैं। तो आज हम लोग वही समीकरण को करेंगे, उस समीकरण के बारे में समझेंगे, कैसे करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आपका भाई आपको समझाएगा। तो इस सेशन में आपको केवल एक काम करना है, क्या? लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले है बच्चों विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं तो वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया बच्चों या नहीं? नहीं आया समझ में ना? मैं समझा रहा हूं। जब आपके यहाँ कोई पार्टी या प्रोग्राम होता है तो काफी लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं। फिर क्या होता है, एक बड़ा आदमी आता है। बड़ा आदमी का मतलब ये हुआ जिसके पास पैसा ज्यादा है। वो आता है और कुर्सी बैठने के नहीं है तो आप देखते हो कौन सा आदमी नीबर है, किस आदमी के पास औकात क्षमता तो नहीं कम है। उसको कहते हो भैया 2 मिनट के लिए कुर्सियां छोड़ दीजिए, भैया आए हैं, बैठ जाए। क्या हुआ? वो अधिक पावर वाले, अधिक क्षमता वाले लोग थे, कम क्षमता वाले लोग को क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं, उनके स्थान पे आकर बैठ जा रहे हैं। तो यही अपक्रिया ये हो रही है ना। जो अधिक क्रियाशील तत्व है जड़ियन, ये जड़ियन क्या है? अधिक क्रियाशील है। किससे? सीयू से। तो ये क्या कर रहा है? सीयू को हटा करके SO4 के साथ में आ जा रहा है, बन जा रहा है जड़ियन SO4 प्लस सीयू। यही अपक्रिया तो विस्थापन अपक्रिया है। मेरे भाई एक बात बताएं, पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, इंसान बने थे प्यार करने के लिए, लेकिन इस जमाने ने क्या किया? इंसान को तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पैसे से प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई तो आप लोग भी एक काम करें, जमाने के हिसाब अपने आप को बदल ले और पैसा कमाना शुरू कर दे। तो दबा के पैसा कमाओ, पावर वाले बन जाओ, कोई नहीं हटाएगा। नहीं तो ऐसे होता रहे, कुर्सी छोड़ते रहोगे भाई मेरे। तो क्या है? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो वह अपक्रिया कौन सी कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जड़ियन जिंक कॉपर सल्फेट की विलयन में गया तो क्या हुआ? जड़ियन SO4 हो गया और कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। ऐसे ये दिखाया गया है। ये क्या है बेटा? Fe है प्लस CuSO4 का विलयन है, गिव्स आउट। क्या करेगा? जो Fe है Cu से अधिक क्रियाशील है। Fe क्या है बच्चों? Cu से अधिक क्रियाशील है। तो Fe क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा। तो Cu को विस्थापित करेगा तो बन जाएगा क्या? FeSO4 प्लस Cu। क्या बन जाएगा? Cu। अब देखिए ये विलयन है, इस विलयन में क्या है? इस विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका? CuSO4 का विलयन है। हमने क्या किया? इसमें लेकर के आए क्या? एक लोहे की कील, Fe मतलब आयरन, आयरन की कील लाकर इसमें डाल दिए। क्या लटका दिए? आयरन की कील। ये क्या है? आयरन की कील है Fe को डाल दिए, विलयन का रंग बदल गया। विलयन कैसा होने लगा? हरा होने लगा। और कुछ समय बाद में क्या हुआ? लाइट ग्रीन बनकर तैयार हो गया। तो आप पूछेंगे कि जो ये विलयन है इसमें तो Fe हो गया, Cu को हटा करके क्या आ गया? इसमें आ गया अब ये FeSO4 हो गया। अब आप पूछेंगे मास्टर साहब ईमान से Fe कहाँ गया भाई? Fe कुछ नहीं हुआ है। जो Cu है ये कहाँ गया? तो Cu कहीं नहीं गया है। Cu यहाँ से Cu जो है यहाँ से निकला और इस क्षण में चिपकता गया, चिपकता गया, चिपकता गया है। Cu क्या हुआ? जो लोहे की कील थी Fe तो पूरा इसमें विलयन में आ गया और जो Cu था उस कील में इकट्ठा होने लगा। अंतिम में क्या हुआ? जो ये कील थी इस तरह से आकर मिल जाएगी हमको। समझ में आया बच्चों? कील किस तरह से मिलेगी लोहे की? इस तरह मिल जाएगी। ठीक, एक और उदाहरण देकर समझते हैं हम। चलिए एक हम उदाहरण ले रहे हैं।
किसका, सो आ गई संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया पढ़ना है बेटा, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। कौन सी, एडिशन रिएक्शन। ऐड मतलब जोड़ना, संयोग मतलब जुड़ना। मतलब क्या हुआ, जब दो चीजें आकर के कोई एक चीज बना दें, जब दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना दें तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। संयोजन अपक्रिया को पेपर में योगात्मक अपक्रिया नाम से भी पूछता है बेटा। किसमें, योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया नाम से भी पूछता है। संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया भी कहा जाता है इसे। कौन सी अपक्रिया, संकलन अपक्रिया। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, संकलन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाए, कोई भी दो चीज मिलकर के एक चीज बना दे तो कौन सी अपक्रिया हो जाती है, योगात्मक अपक्रिया हो जाती है। जैसे ये और बी मिलकर के क्या बनाए हैं, ए बी बनाए हैं। तो ये क्या हुआ, दो अभिकारक थे, जो तीर के इस पार होता है, मतलब जिसे दो चीजों को लिया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक है। जो बनकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद बनाएं तो वह अपक्रिया कौन सी होती है, वह अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से कहलाती है। तो कुछ उदाहरण और जानेंगे योगात्मक अपक्रिया का। जैसे उदाहरण देखते हैं योगात्मक अपक्रिया का। जैसे हमने लिया क्या, Mg, क्या लिया बेटा, Mg प्लस वो, लिखेंगे क्या, जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, क्या लिखेंगे, जब मैग्नीशियम को वायु में दहन करते हैं। क्या करते हैं, दहन। जब मैग्नीशियम जो है वायु में जलता है तो हमें क्या मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या मिलेगा हमें, जब मैग्नीशियम वायु में जलेगा तो बच्चों मिलता है क्या, Mg वो। क्या मिल जाता है, Mg वो। लेकिन समीकरण बराबर नहीं है, इधर वो दो है तो यहाँ भी दो लगा देंगे। जैसे ही यहाँ दो लगाएंगे Mg एक हो जाएगा, Mg इधर दो है, Mg को भी क्या कर लेंगे बेटा, दो कर लेंगे, समीकरण बराबर हो गया। ये क्या है, जब भी बोर्ड पेपर में आप समीकरण लिखिएगा तो एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी लिख रहे हैं समीकरण में उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिएगा। इधर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा ये, मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा ये, ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन। ये क्या बना है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है बच्चों ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है हमको, इसको अगर जला है, अगर जलाते समय इसको हमें देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सफेद ज्वाला के साथ इतनी तेजी से जलता है कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अगर इसे जलते हुए हमसे जलाए और देखना शुरू कर दिए तो कुछ देर बाद में हम अलग देखें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, पूरा अंधेरा सा दिखाई देगा। ठीक है, और जब ये बनेगा तो यह सफेद पदार्थ बनता है। कैसा बनता है, सफेद पदार्थ बनता है। तो मैग्नीशियम को बच्चों हमें, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको कभी हमें जलते हुए क्या है, देखना नहीं चाहिए। हाँ, जब ये जलेगा तो भाई उष्मा निकलती है, क्या निकलती है, उष्मा।
जब उष्मा निकलेगी तो ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण हो सकता है बच्चों? जब उष्मा निकलती हो। अपक्रिया कराने के लिए हमें उष्मा देनी नहीं पड़ती है, उष्मा निकलती है, और जैसे ही उष्मा निकलेगी तो क्या हो जाएगा, ये उष्मा क्षेपी। क्या हो जाएगा बच्चों? उष्मा क्षेपी। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी अपक्रिया कौन सी होती है? वह अपक्रिया जो होने पर क्या निकले, उष्मा बाहर निकलती हो, तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती। ऐसे ही है कार्बन का अगर दहन हो, कार्बन का क्या हो? दहन हो। बच्चों क्या हो रहा है? कार्बन का दहन। अगर कार्बन को हमें जलाना है, कार्बन का दहन हो रहा है, तो क्या मिलेगा? C+O2 गिव्स आउट, क्या मिल जाएगा बच्चों हमें? CO2। ये सब किसका उदाहरण है? किस अपक्रिया का? योगात्मक अपक्रिया का। दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद मिल रहा है, दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद मिल रहा है, तो ये सारी अपक्रियाएं कौन सी हैं? योगात्मक अपक्रिया हैं। कौन सी अपक्रिया है बच्चों? योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक अपक्रिया को हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो ये है वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है बच्चों। पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या होगा? जो सोडियम कार्बोनेट है इसके जलीय विलयन में अगर हम क्या प्रवाहित कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड, तो समीकरण क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट। बच्चों आप लोग सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पता होगा, आप लोगों को बता चुके हैं पिछली क्लास में कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है बच्चों? Na2CO3। ये क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, जलीय विलयन है मतलब H2O, क्या होगा? प्लस H2O प्लस, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए, मतलब CO2 प्रवाहित कर दिया जाए। अब क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? NaHCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2Na, आगे 2 लगा देंगे, समीकरण बराबर हो जाएगा। 2NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O क्या है? जल है बच्चों। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हमें मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिल रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हम देख लेंगे एक बार समीकरण बराबर है या नहीं बराबर है। 2Na इधर है, 2Na है, 2C, 1C इधर है, इधर 2C है। समीकरण बराबर है या नहीं? हाँ 1C और 1C, 2C, हाँ C भी बराबर है। H2, H इधर 2, तो समीकरण क्या है बच्चों? समीकरण बराबर है। कभी भी समीकरण लिखिएगा तो समीकरण को एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर समीकरण संतुलित नहीं होगा तो आपको बच्चों पूरा मार्क नहीं मिलेगा। अगला कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के ब्लेड में डुबाया जाता है तब क्या होता है? अगर लोहे की कील है, इसको कॉपर सल्फेट के ब्लेड में हम डुबाएंगे तो क्या होगा? इससे पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, देख लेते हैं। क्या है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के ब्लेड में डुबाएंगे, तो लोहे की कील मतलब Fe को हम कॉपर सल्फेट के ब्लेड में डुबाते हैं CuSO4 के ब्लेड में अगर डुबाएंगे बच्चों तो क्या होगा? आप लोग बताएं क्या होगा? अभी इससे पहले आया था ये समीकरण। देखिए क्या होता है, जो Cu है कम क्रियाशील है किससे? Fe से। बच्चों जो Cu है Fe से कम क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? Fe Cu को हटा देगा, Cu को हटाएगा तो बन जाएगा क्या? FeSO4 प्लस Cu। क्या बन जाएगा? Cu। ये क्या है? आयरन सल्फेट। क्या है? Fe आयरन सल्फेट है, इधर क्या है? ये कॉपर सल्फेट है, तो ये हो जाएगा भाई।
अगला कह रहा है कॉपर को वायु में गर्म करेंगे तो क्या होगा। अगर कॉपर है इसको वायु में हम गर्म करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा। अगर कॉपर है इसको वायु में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखो भाई कॉपर Cu, अगर Cu को हम वायु में क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। गिव्स आउट क्या बन जाएगा, Cu। वो इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, यहाँ 2 लगाएंगे। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे इधर Cu भी 2 करना पड़ेगा भाई हमें, तो 2Cu प्लस O2 बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। ये कहीं कहीं आपको लिखा क्यूपरिक ऑक्साइड भी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, क्यूपरिक ऑक्साइड भी मिल सकता है लिखा हुआ। और जो ये प्राप्त होगा इसका रंग कैसा होगा भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है इसका रंग कैसा होगा बच्चों, आप लोग बताएं। इसका रंग होता है काला। कैसा होता है, काला होता है। पेपर में पूछता है कि जो कॉपर है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा या क्यूपरिक ऑक्साइड मिलेगा, जो मिलेगा पदार्थ कॉपर ऑक्साइड या क्यूपरिक ऑक्साइड, उसका रंग कैसा होगा। तो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका रंग कैसा होता है बच्चों, काला रंग होता है। ये बात को ध्यान रखना है, रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। अगला कह रहा है एथिल एल्कोहल को शांत H2SO4 अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष तो बात छोड़ दो, ये एक पेपर में 2 बार पूछ लिया जाता है समीकरण। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक ही वर्ष पेपर आप दे रहे हैं 2 जगह समीकरण मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। तो एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं। जो क्या है एथिल एल्कोहल, यही समझ रहे हैं। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बच्चों, C2H5OH। कह रहा है एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 क्या लिखेंगे, सांद्र H2SO4। जो H2SO4 है यहां पर उत्प्रेरक का काम करता है बच्चों। किसका काम करता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो आप लोगों को पता ही है, आप क्रिया की गति को या बढ़ा देगा या फिर धीमा कर देगा, या बढ़ा देगा या धीमा कर देगा। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक आप क्रिया की गति को बढ़ाते हैं, एक आप क्रिया की गति को कम करते हैं। तो यहाँ पर यह किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। ताप कितना रहेगा, 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इसको गर्म किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है, ये क्या कर दिया भाई, एक सेकंड तो दिया, कॉपर ऑक्साइड CuO 2CuO हो गया ना। अब देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में कुछ मिल रहा है H और वो बच रहा है शायद, वो एक H कितना इधर है 5 और एक 6, इधर वो हुआ 4, H कर दो H2 वो बच रहा है। इसका नाम क्या होगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम लोगों ने IPSC नाम पढ़ा है, आप लोग बताइए बच्चों इसका नाम क्या होगा। यहाँ C कितना है, 1 1 2 है। देख कौन सा बॉन्ड रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, तो ये किस समूह का है, ये एल्कीन समूह का है। तो C2 हो, इन प्रत्यय लगाना हो। 2C को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनेगा। क्या है, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो क्या बनता है बच्चों, एथीन बनता है और जल। क्या बनता है, एथीन और जल बनता है। यह समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं यह समीकरण 2 चरणों में दिखाया गया है,
लेकिन हमने इसको क्या किया है, छोटा करके एक चरण में कर दिया है, जिससे आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। कापर को वायु में जला गर्म करते हैं तो कापर ऑक्साइड बनता है, जो काले रंग का होता है। कापर ऑक्साइड को क्यूपरिक ऑक्साइड भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्यूपरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज का किण्वन किया जाता है तो क्या बनेगा। जो सुक्रोज है मतलब चीनी है, इसको किण्वन क्या होता है, या पूछ रहा है किण्वन पर टिप्पणी लिखो, तो इसको मैं आपको एक समीकरण के द्वारा बता रहा हूं, इसका समीकरण क्या होता है जो किण्वन है उसका। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम चीनी लेते हैं, क्या लेंगे, सुक्रोज चीनी, C12H22 वो 11, गेप्स आउट करेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, ईस्ट लिखेंगे, बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ये होगा ग्लूकोज, ये हो जाएगा सुक्रोज। अब आपके मन में आएगा कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों का सूत्र एक ही दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है, इधर क्या है, फ्रक्टोज है। तो इन दोनों का सूत्र आपको तो एक जैसे दिख रहा है बच्चों, इनका सूत्र तो एक जैसे होता है, लेकिन इनका सूत्र एक जैसे होता है, लेकिन इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो बनावट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये आप लोग क्लास 12 में जाएंगे, वहां पर सिखाया जाएगा इनकी संरचना बनाने का। ठीक है, तो ये बन गया। फिर मैं उठाऊंगा ग्लूकोज को, ग्लूकोज ले रहा हूं C6H12O6, इससे हमें बनेगा C2H5OH बन जाएगा। यहां भी रहेगा क्या, ईस्ट, और नीचे तो लिखना भूल गए भाई, किण्वन तो लिखना पड़ेगा। इनका क्या हो रहा है, किण्वन हो रहा है। और देखिए क्या बच रहा है इसमें, समीकरण को संतुलित कराइए भाई, क्या बच रहा है, C2H5OH, ये क्या है, नाम बताइए इसका, एथिल अल्कोहल है। बच क्या रहा है भाई, CO2 बच रहा है, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। जो CO2 है, अब देखिए समीकरण बराबर है या नहीं, 6C इधर है, 2 और 1 3C, C को हमें करना है 6, कैसे होगा, कैसे होगा भाई, यहां तो 2 कर दो, 2C, H देखते हैं कितना है, 12H है, 5 और 1 6H है, 12H करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, पकड़े में बात आ गई ना, क्योंकि 5 दूनी 10 और 2 क्या हो जाएंगे, 12H हो जाएंगे। H कितना हो गया, 12, C कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 2 6, C भी 2 दूनी 4 और 4 2 6, C भी 6 हो गई। समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आएगा, किण्वन पर टिप्पणी लिखो, ये किण्वन का समीकरण दीजिए। तो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज का किण्वन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, एथिल एल्कोहल मिल रहा है। तो इस तरह को आपका ये जो 5 अपक्रिया थी जो बोर्ड पेपर में लगातार आ रही हैं, कुछ अपक्रिया एक ही पेपर में 2 बार आ रही हैं, आप लोगों को मैंने करा दिया है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।